नमस्कार, 7 PM न्यूज लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लावनी श्रीवास्तव। सीधे तौर पर बड़ा मुद्दा है, हाँ, ग्राहक ही भगवान है। एक वक्त था जब हम ये कहते थे, आज भी कहते हैं कि दुनिया का दादा है अमेरिका, लेकिन इसी दादा को जीवित रहने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाए रहने के लिए उससे भी बड़े दादा की जरूरत है। और वो बड़ा दादा कोई और नहीं, वो है हमारा और आपका भारत देश। जी हाँ, वो भारत जिसे पहले कहा जाता था कि यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है, ये सपेरों का देश है, यहां पर कमजोर नेतृत्व क्षमता है। इस पूरी तस्वीर को पूरे तरीके से 360 डिग्री बदल दिया है वर्तमान प्रधानमंत्री ने, वर्तमान सरकार ने अपनी ही कमजोरी को स्ट्रेंथ के तौर पर सामने रखा, जिसकी वजह से अमेरिका को भी भारत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हर जगह महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने के लिए उसके साथ खड़े रहना पड़ रहा है। क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर भारत नहीं विकसित होगा तो अमेरिका का भी विकास रुक जाएगा, क्योंकि भारत एक बड़ा ग्राहक है। चलिए इस विषय पर हम खास चर्चा करते हैं। मेरे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम सीधे तौर पर, मेरा सवाल यही होगा, आज अगर अमेरिका ये कहता है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उसकी भूमिका को चारों तरफ से मजबूत करने के लिए उसके साथ खड़ा रहेगा, अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहेगा, तो कहीं ना कहीं से भारत की जो वर्तमान नेतृत्व क्षमता है, क्या आप उसको इसका मेडल देना चाहेंगे? पहले मैं यही जानना चाहूँगी आपसे। देखिए, अब मेडल दें न दें वो तो अलग बात है, क्योंकि सवाल ये कि भविष्य में ये तय होगा कि मेडल दिया जाए न दिया जाए। क्योंकि निश्चित रूप से देखिए, इसमें दोनों ही पक्ष की अपनी अपनी गरज शामिल है। जहाँ की जिस तरह से आप देखिए पूरे के पूरे विश्व में जो है, वहाँ की पूरी जो है बाज़ार एकदम ढीली पड़ी हुई है। वहाँ पे सारे देश जो हैं, जो ग्लोबलाइजेशन का दौर था, जो एक समय बहुत ही चढ़ाव पे था, आज वहाँ गिरावट है पूरी। चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, या दूसरे कंट्री जो विकसित देश हों, तो उनको एक बाज़ार चाहिए। और निश्चित रूप से भारत की एक बाज़ार बहुत बड़ी बाज़ार है। ख़ासकर जो है कि एशिया में और दक्षिण एशिया में भारत की इतनी जनसंख्या जहाँ है, जहाँ कितना युवा वर्ग है, जहाँ की इवन की जो गांव ग्रामीण इलाकों में भी अब धीरे धीरे जो है वो एक जागरूकता पैदा हो रही है, कंज्यूमरिज्म जो है जिसे हम कहते हैं, वो धीरे धीरे पनप रहा है। तो निश्चित रूप से भारत एक बहुत बड़ी बाज़ार है। इसको अमेरिका भी चाहता है कि वो अपनी जो उसकी अर्थव्यवस्था में एक जो नरमी आ गई है, एक ढिलाव आ गया है, उसको और मजबूती प्रदान करने के लिए वो भारत की बाज़ार में प्रवेश करे। और आप देखिए कि उसी का नतीजा है। और भारत भी चाहता है कि उसको चूँकि पूंजी चाहिए, विदेशी पूंजी चाहिए, तो वो निश्चित रूप से चाहता है कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां, विदेशी कंपनियां हैं, वो यहाँ निवेश करें और उत्पाद यहाँ पैदा करें। तो निश्चित रूप से भारत की जो बाज़ार है, उसको हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व के सामने, आपको याद होगा कि किस तरह से दौरा करते हुए उन्होंने यही संप्रेषित करने की कोशिश करी कि एक भारत जो है कि बहुत, उसमें एक उम्मीद है, भारत में बहुत संभावनाएँ हैं, भारत की बाज़ार बहुत बड़ी है, आप आइए यहाँ निवेश करिए और उसका फ़ायदा आप उठाइए। बिल्कुल। और ये जो फायदा उठाने की बात प्रधानमंत्री ने कही, ये कहीं ना कहीं से एक कूटनीति भी थी। चाइना जैसे देश को, जो हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान को अगर हम दुश्मन मानते हैं तो अब वो एक छोटा देश है, लेकिन चाइना को तो पूरे विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं से अमेरिका भी अपना दुश्मन मानता है। ऐसे में ये जो एक साथ मिल रहा है अमेरिका को भारत का, और भारत की कूटनीति के चलते अमेरिका साथ में है, तो आपको लगता है कि चीन के लिए भी एक बड़ा सबक है? चीन भी समझेगा कि गलती नहीं करनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे कूटनीति का सवाल उतना नहीं जितना कि व्यापार का सवाल है। आपको याद होगा कि जब जिनपिंग यहाँ आए थे, प्रधानमंत्री वहाँ के राष्ट्रपति जो है चीन के, तो बहुत अच्छा उनका स्वागत हुआ था। और जो है काफ़ी समझौते हुए थे हिंदुस्तान और चीन के बीच में। और चीन और हिंदुस्तान के बीच में काफ़ी व्यापार अभी भी चलता है। और काफ़ी आपको पता ही है कि तमाम जो है कि चाइनीज़ गुड्स पूरे भारत की बाज़ार में जो है अटे पड़े हुए हैं। तो वो एक मुद्दा अलग है। निश्चित रूप से देखिए, जहाँ तक सामरिक महत्व की बात है या डिप्लोमेसी की बात है, वहाँ निश्चित रूप से चूँकि अमेरिका धीरे धीरे एक महाशक्ति के रूप में उसका अवसान शुरू हो रहा है, वो ढलान की ओर है, और चीन जो है एक उभार की ओर है। तो निश्चित अमेरिका उसको एक दुश्मन की तरह देखने लगा है, और चीन अमेरिका को चाहता है कि उसकी वो वैसे ही नीचे रहे और मैं सर्वोपरि रहूं इस दुनिया में, आर्थिक रूप से, सैन्य ताकत के रूप से। तो इसीलिए जो है चीन भी लालायित रहता है कि वो भारत के साथ एक व्यापार करे, अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। क्योंकि उसने अमेरिका तक में जो है सारे, आप देखेंगे अमेरिकन अर्थव्यवस्था बहुत कुछ जो है
वो चीनी पूंजी के पे निर्भर है वहाँ पे। तमाम जो सेक्टर्स हैं वहाँ, उनमें सब जो है चीनी उत्पाद वहाँ पे आपको मिलेंगे, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो चीन निश्चित रूप से एक तरह से हम कहें तो एक बहुत बड़ी ताकत है, आर्थिक ताकत है पूरे विश्व में, और इसलिए भारत के साथ भी उसके संबंध, व्यापारिक संबंध अच्छे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री ने इसलिए चीन का दौरा भी किया था, और वहाँ भी उन्होंने ये संबंध बढ़ाने की कोशिश की थी। तो वो मुझे लगता है कि जो व्यवसाय है और उद्योग है वो अपनी अलग जगह में है, और जो आपकी डिप्लोमेसी है निश्चित रूप से वो काम करती है, वो भी इफेक्ट पड़ता है आप किससे ज़्यादा संबंध बना रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली जैसे कि आपने ये बहुत अहम बात कही कि ये इम्पैक्ट तो पड़ता है कि ट्रेड को लेकर अगर आप डिप्लोमेसी में ट्रेड को शामिल करते हैं तो इम्पैक्ट तो पड़ता है। इसी लिहाज से मैंने आपसे समझना चाहा कि अगर अमेरिका से ट्रेड बढ़ रहा है और अमेरिका और भारत के बीच में ये जो ट्रेड की डिप्लोमेसी हो रही है वो कहीं ना कहीं से चाइना के लिए, चाइना के बैकबोन पर एक आघात तो ज़रूर कहा जा सकता है। नहीं देखिए, आघात, हाँ एक तरह से आप कह सकते हैं कि मतलब आघात तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जो व्यावसायिक संबंध है वो दोनों ही देशों से भारत के हैं, और उसी में भारत का फ़ायदा है। भारत को देखना है कि, लेकिन हाँ निश्चित रूप से भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ ज़्यादा है, और अमेरिका का भी झुकाव भारत की तरफ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि एक तो अमेरिका को भारत की बाज़ार चाहिए, दूसरा चीन को काउंटर करने के लिए ये जो स्ट्रेटेजिकली और ये जो पूरा इलाका है जो है दक्षिण एशिया का और एशिया का, वहाँ पे जो है चीन को भी, चूँकि पाकिस्तान है वहाँ पे, चीन जो है पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है, तो एक भारत चाहिए, अमेरिका को भारत चाहिए ताकि वो काउंटर बैलेंस कर सके। उस वजह से भारत बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन चूँकि अमेरिका हथियार का बहुत बड़ा उत्पादक है, इसलिए लगातार आप देखिए किस तरह से डिफेंस में अभी रक्षा के क्षेत्र में पूरी 100% जो है FDI को मंजूरी मिल गई। ये सारा वही अमेरिकन कंपनियों का दबाव है जिसके तहत ये हुआ है। तो निश्चित रूप से अमेरिका ज़्यादा क्लोज आ रहा है, वो चाह रहा है कि इस बाजार पे कब्जा कर ले, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि क्या हम विदेशी कंपनियों को या दूसरे देशों को अपनी बाजार पे कब्जा करने देंगे या सिर्फ उन्हें जो है वो सुविधा प्रदान करेंगे ताकि यहाँ उत्पादन हो सके। चलिए इस चीज़ को, क्योंकि हम बाजार की बात कर रहे हैं और इस चीज़ को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जाने माने आर्थिक मामलों के जानकार और जाने माने मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम आज खास तौर से ये जो बात कर रहे हैं कि अब इंडिया ने अपने आप को जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया है दुनिया के सामने, खास तौर से अगर ये इंडिया आज ये कहता है कि हम अगर 125 करोड़ की पॉपुलेशन है तो मतलब हम एक बड़े ग्राहक हैं, इस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करने की वजह से ही आज अमेरिका जैसा दादा भी ये समझता है कि उसे अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए इंडिया की ज़रूरत है। तो आपको लगता है कि ये जो ट्रेड डिप्लोमेसी शुरू हुई है वो कहीं ना कहीं से फ़ायदेमंद भी होने वाली है आने वाले वक्त में, और किस तरीके से इसे, जैसे कि पीयूष जी कह रहे हैं कि बाजार को लेकर लोग बाजार पे कब्जा नहीं करें, बाजार को एकदम अपना नहीं कर लें, हमारा अधिकार भी उस पर रहे, इसकी कंपैटिबिलिटी पर किस तरह से आप देखते हैं? बड़े अच्छे तरीके से आपने शुरुआत की। देखिए इसमें दो एंगल है। सबसे पहले हमें देखना है हमारी स्ट्रेंथ क्या है। देखिए आज की तारीख में डेमोग्राफिक्स, जिसे हम पॉपुलेशन स्टडीज कह सकते हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ है। आज इंडिया के पास एक यंग पॉपुलेशन है जो और कोई कंट्री बोस्ट नहीं कर सकती। 35 साल से कम के एज के लोग या 25 साल से कम के एज लोग, वो जो रेशो है हिंदुस्तान में बढ़ती जा रही है। इंडिया इज़ गेटिंग यंगर। तो जाहिर सी बात है उसमें दोनों चीज़ें हैं। एक तो बहुत बड़ी मार्केट है कंजम्पशन की, चाहे FMCG प्रोडक्ट हों, ऑटोमोबाइल हों, इलेक्ट्रॉनिक्स हों, उनके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है। साथ ही साथ इसका दूसरा एंगल भी देखिए, जब मोदी साहब एक वंडरफुल कॉन्सेप्ट लेके आते हैं मेक इन इंडिया जैसा, तो उसमें भी अमेरिका को हमारी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जब हम बात करते हैं ये 35 साल के कम के लोग, ये 25 साल से कम के लोग, मेक इन इंडिया के अंदर जो है अमेरिकन कंपनियां जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जिनके पास पैसा है, बट उनके पास मैन पावर नहीं है। इंडिया में क्वालिटी मैन पावर जो है, हमारे पास क्वालिफाइड इंजीनियर्स की कमी नहीं है, क्वालिफाइड MBAs की कमी नहीं है, जो हमारे मजदूर भाई हैं, वर्कर्स, उनकी कमी नहीं है। हर लेवल के लोग हैं, वो लोग उनके लिए वायबल कॉस्ट पे मैन्युफैक्चरिंग करके दे सकते हैं। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं ग्रोथ की। तो दोनों एंगल से, एक तरफ मेक इन इंडिया जैसी चीज़, क्योंकि उनके पास जो है वो ह्यूमन कैपिटल, वो ह्यूमन टैलेंट उस तरीके से नहीं है जो वायबल कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सके, इसके लिए उन्हें हमारी रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात, जहाँ तक मार्केट की बात है, कंजम्पशन तो हम करते ही हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा लाभ लीजिए इशू ये आ जाता है कि किस टर्म्स पे, क्या हम अमेरिकन कंपनीज या यूरोपियन कंपनीज को अपने टर्म्स पे बिजनेस करने देंगे या शर्तें हमारी होगी। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि आज इंडिया एक अच्छी पोजीशन पे है और मोदी साहब जैसे
मैं कहूँगा एबल व्यक्ति की लीडरशिप के अंदर हम कमांडिंग पोजीशन पे आ रहे हैं। तो कमांडिंग पोजीशन का मतलब क्या होता है, हम टर्म्स एंड कंडीशंस अपनी सेट करें। विदेशियों के यहाँ आने, उनके यहाँ सामान बेचने, उनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट वो टर्म्स एंड कंडीशंस और गाइडलाइंस ऐसी होनी चाहिए जो हमें सूट करती हो। देखिए, अब विदेशियों से अलग थलग तो रहा नहीं जा सकता, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में दुनिया से हाथ मिला के चलना ही पड़ेगा। मेक इन इंडिया जैसा कॉन्सेप्ट देखिए, इसमें बाहर का पैसा चाहिए, बाहर की टेक्नोलॉजी चाहिए और अल्टीमेटली सप्लाई भी बाहर करना है किसी और कंट्री को। तो ऐसे में जो है अलग थलग रह के तो ग्रोथ हो नहीं सकती आज के ज़माने में। तो हमें दूसरों के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, लेकिन हाथ मिलाना पड़ेगा मजबूती के साथ, और आई थिंक सरकार उस तरफ बढ़ रही है। और साफ तौर से जैसे कि मैंने पीयूष जी से भी समझने की कोशिश की कि आपने देखा होगा, आप तो बहुत पहले से मार्केट को देखते आ रहे हैं। अब ट्रेड को लेकर हम बात कर रहे हैं, पिछली जो भी सरकारें रही हैं, डिप्लोमेसी में ट्रेड को शामिल नहीं किया गया। इस बार पहली बार हो रहा है कि ट्रेड को एक हथियार के तौर पर सामने रखा जा रहा है। इसका कितना बड़ा असर नजर आएगा आने वाले वक्त में? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मेरी बात सुनिए, बड़ा एक सिंपल सा लॉजिक है। हाँ। अगर किसी कंट्री के साथ आपके ट्रेड रिलेशंस बहुत ज़्यादा है, बिजनेस रिलेशन बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक रिलेशन बहुत ज़्यादा है, तो एक नेचुरल सी बात है कि आपके जो है उनके साथ इंटरनेशनल रिलेशन, ग्लोबल रिलेशन भी अच्छे होंगे। अब एक सिंपल सी एक आम आदमी के उस पर आ जाइए, अगर दो व्यक्ति हैं, उनकी आपस में बिजनेस की ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा है या पार्टनर्स हैं, तो हम आम समाज में नहीं देखते कि उनके परिवारों के बीच में भी जो है निकटता आ जाती है। एक साथ वो सोशल फंक्शंस में मिलते हैं, एक साथ घूमने जाते हैं, या परिवारों में और निकटता आ जाती है, बिकॉज इकोनॉमिक टाइज इतनी स्ट्रांग है कि एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तो वही कंट्रीज में आ जाता है। अगर कंट्री की इकोनॉमिक टाइज एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जो है आपस में जुड़ी हुई हैं, और फिर मैं ये चीज़ जो बोलने जा रहा हूँ, ये मैं किसी हल्के अंदाज में नहीं बोल रहा, इसके मतलब एक सही अंदाज में बोल रहा हूँ। सबसे बड़ा रुपया तो आज हम जानते हैं, रुपया जो है हर चीज़ है किसी भी रिश्ते में। अगर हम इंसानी रिश्तों में भी बात करते हैं तो सच्चाई आज की है कि सबसे बड़ा रुपया। तो जहाँ रुपया है वहाँ रुपया रिलेशन को आज के समय में जोड़ सकता है, और ट्रेड के थ्रू अगर जुड़ सकते हैं हम, और अगर आप देखिए डिप्लोमेटिक टाइज अच्छी है उसके थ्रू। चाइना के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है ना, चाइना के लिए भी हमने ओपन मार्केट खोल रखा है, लेकिन चाइना तो हर बार हमारे पीठ पर छुरा घोंपता है। तो आपको नहीं लगता कि चाइना की तरफ से अगर हम चाइना को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दें, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा कहना चाहिए अतिशयोक्ति जरूर हो जाएगा, लेकिन अगर मान के चलते हैं कि अगर हम चाइना को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देते हैं, तो आपको लगता है कि चाइना को सबक भी मिलेगा और हमें एक और वाइड रेंज मिलेगा दुनिया में अपने आप को फैलाने के लिए? ऐसे पॉसिबिलिटी? आई वुड एंडोर्स यू अप टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट। देखिए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशटिंदल.in की रिसर्च और स्टडी क्लियरली बताती है कि चाइना आज की तारीख में इंडिया की प्रोग्रेस की फेवर में नहीं है। ये चीज़ हमें क्लियरली दिखती है। तो हमें एक चीज़ समझनी होगी, दुनिया की इस मार्केट में, दुनिया के इस मेले में हमें एक स्ट्रॉन्ग साथी चाहिए। अमेरिका एक स्ट्रॉन्ग साथी है। और फिर देखिए, अमेरिका की मार्केट जो है ओपन मार्केट है, वो जो है दूसरी कंट्रीज़ के साथ व्यापार करने में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके साथ जो है व्यापार के समझौते करते हैं, और वहाँ जो है वहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर को भी काफ़ी हद तक फ्रीडम है। चाइना में पहले तो आप देखते ही हैं किस तरह का बिजनेस एटमॉस्फेयर था, पिछले 20-25 साल से लिबरेशन हुई है। अब भी जो है चाइना ग्रोथ तो कर नहीं रहा है। अब आप देखिए पिछले अगस्त सितंबर से क्या हुआ है, चाइनीज इकोनॉमी क्रैश कर चुकी है। आज जो चाइना ज्यादा बढ़ रही है। हाँ। जी बिल्कुल, जो चाइना अपने आप को कहता था कि 11-12% जीडीपी ग्रोथ पे है, आज कहाँ पे है? आज चाइना आ गया 6.7 पे। हम स्ट्रांगली बैठे हैं 7.9% से। और चाइना, एक 10 सेकंड और लूँगा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, चाइनीज़ इकोनॉमी ने बहुत सी स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स की। वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते गए, उनको बिजनेस करना आता तो है नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिटर्न तो आती नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक सपोर्ट के लिए हो सकता है। तो चाइना मेरे हिसाब से वो जो है, जितना अपने आप को बिजनेस में समझते थे कि इतना स्ट्रांग हम बन जाएंगे, वो ना तो बन पाए हैं, और अब भी जिस तरीके से वहाँ लिक्विडिटी पंप इन की जा रही है, कहीं उन्हें कामयाबी मिलने वाली नहीं। रादर इंडिया की जो बैलेंस्ड अप्रोच है और अमेरिका के साथ दोस्ती है, हमें कहीं ज़्यादा आगे ले जाएगी। जहाँ तक चाइना को ब्लॉक करने की बात, चाबहार जैसी जो हमने अच्छी डील साइन की है, वो कहीं हमारे लिए बहुत अच्छा एक रास्ता बनी है कई कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने के लिए। पीयूष जी, यहाँ पर एक चीज़ बहुत खास आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि अब हम एक्सपोर्ट का दायरा बढ़ रहा है और गिव एंड टेक का जो एक कहना चाहिए जो एक रिलेशनशिप है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अभी हम सिर्फ, पहले होता था कि हम सिर्फ टेक करेंगे, नहीं, अब हम गिव करने के भी पोजीशन में आ चुके हैं, हम एक्सपोर्ट करने के पोजीशन में भी आ चुके हैं। यहाँ पर एक जो सवाल बार बार सबके जहन में आता है कि जो बाहर के
के लोग हैं वो इंडिया में आने से पहले सबसे पहले यहाँ के इन्वायरमेंट को देखते हैं और ख़ास तौर से यहाँ के पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को, जो कि कभी भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं रहा, ट्रांसपेरेंट नहीं रहा। यहाँ पे जो उथल पुथल मची होती है उसका असर कहीं ना कहीं से ट्रेड पर ज़रूर पड़ता है। आपको लगता है कि वो स्थिति भी अब शून्य की कगार पर है, क्योंकि विरोधी बोलते रहेंगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? आपको लगता है ऐसा कुछ? मुझे लगता है कि ये स्थिति और आगे आने वाले दिनों में और ख़राब होगी, क्योंकि अगर आप आवाज़ों को दबाना शुरू कर दें एक डेमोक्रेसी में तो हालात ख़राब हो जाते हैं, स्थितियाँ बदतर हो जाती हैं और तमाम आपको आंदोलन और इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं और पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग दिखाई देती है। और अगर सत्ता भी पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग करने लगे, केंद्र सरकार में बैठी सरकार, और तो और स्थितियाँ ख़राब हो जाती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल हालात बहुत बदतर नहीं है, डेमोक्रेसी में होता है। देखिए अमेरिका में चूंकि 2 पार्टियां हैं, हाँ। इसलिए उतना आपको पता नहीं लगता, लेकिन वहाँ भी देखिए जिस तरह से पूरा वहाँ कैंपेन चल रहा है, वहाँ पे Exactly. क्या हालात हो रहे हैं वहाँ पे भी। तो ये नहीं कहा जाएगा पॉलिटिकल हालात अपनी जगह में होते हैं, पॉलिटिक्स अपनी जगह होती है। डेमोक्रेसी में के लिए पॉलिटिक्स बहुत ज़रूरी है, वहाँ पक्ष विपक्ष दोनों बहुत ज़रूरी है। आपका इन्वायरमेंट, जो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, आपकी जो बिजनेस पॉलिसीज़ किस तरह की वहाँ पे है, ये बहुत ज़रूरी है। तभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, तभी पूंजी आएगी यहाँ पे। लेकिन आपको ये ध्यान देना, जैसे अभी जिंदल साहब भी कह रहे थे, लेकिन मुझे एक चीज़ लगता है कि आप ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके यहाँ पूंजी आ रही है, आप नीतियों में परिवर्तन ला रहे हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। देखिए आपको देखना पड़ेगा कि वो आंधी जो तमाम देशों को उखाड़ लेगी ग्लोबलाइजेशन के दौर में, वो कहीं आपको ना उखाड़ के ले जाए। जब पूंजी, विदेशी पूंजी आती है, और जब आपने जो है 100% तमाम सेक्टर में, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में, फूड में हो, रक्षा सौदे में हो, नहीं मजबूत कैसे होगा? देखिए एक सवाल तो होती है, देखिए मालिक कौन होता है? जिसके पास पैसा होता है, जो पैसा लगाता है वो अपनी शर्तों पे लगाता है। देखिए ये आपको बहुत जरूर ध्यान देखना है। नहीं, अभी मैं आपको एक उदाहरण दूं आपको। अभी एप्पल के सीईओ आए थे। देखिए एप्पल के सीईओ आए थे अभी, उसमें क्या हुआ, कगार हुआ उसमें, वो ये था कि ये पहले जो पॉलिसी थी कहा गया था कि आप यहाँ आएंगे लेकिन 30% जो है आपको रिसोर्स यहीं से आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए हर कंपनी मैं इसका जवाब दे दूं। 3 साल तक की मियाद उन्होंने 5 साल बढ़ा दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए इस बात का हमें ध्यान रखना है। मुझे जवाब देने का मौका पहले मैं अपनी बात तो कह दूं, आगे पहुंच जाएगा। क्योंकि देखिए जो पूंजीपति होता है वो बलशाली होता है, वो अपने हिसाब से मुनाफे पे काम करता है। तो हमें ये ध्यान देना होगा, चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना हो। लेकिन भारत भी उस पोजीशन में आ चुका है। अगर हम अपने आप को बड़ा ग्राहक कह रहे हैं, चलिए आकाश जी बात ये है कि हम इस उगालते में जी रहे हैं। मेरी बात नहीं मानेंगे, एंकर की बात तो मानेंगे, सिर्फ अपनी बात कहना चाहेंगे। वो अपनी अपनी राय हो सकती है। हाँ, अपनी अपनी राय हो सकती है। एक्चुअली पीयूष जी हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं चाह रही थी कि आकाश जी भी अपनी बात रख लें कि किस तरीके से पीयूष जी की बात से आप सहमत नजर नहीं आ रहे। नहीं, बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। उसका रीजन क्या है? ऑन द कॉन्ट्ररी होता क्या है, जिस व्यक्ति का पैसा लगा हुआ है जिस कंट्री में, रादर उस कंट्री पे वो व्यक्ति डिपेंडेंट हो जाता है। देखिए एक कंट्री में आपने जाके कई बिलियन डॉलर लगा दिए, आपने तो अपना पैसा वहां जाके इन्वेस्ट कर दिया, आपका पैसा वहां जाके लग गया, या थोड़ी देसी भाषा का इस्तेमाल करूं, फंस गया, फिर तो आपको उस कंट्री के साथ हाथ मिला के चलना पड़ेगा। अगर आपने 100% एफडीआई लगा दी तो पावर में आप नहीं हुए, पावर में तो हम हुए, क्योंकि आपने हमारे कंट्री में हमारे जो है रेगुलेशंस के हिसाब से लगाई है, और आप हमारे जो रेगुलेशंस के आप तो कंसेशन देते जा रहे हैं। आप हमारे हिसाब से चलोगे तो इसलिए जो न्यूक्लियर डील हुई थी उसमें भी किस तरह से लायबिलिटी वाले क्लॉज को डाइल्यूट किया गया। अच्छा, उसके बाद रेगुलेशंस क्योंकि हमारे पास पूंजी बहुत है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए, ठीक है, देखिए कुल मिलाकर, क्योंकि आप दोनों की अपनी अपनी राय है, आप दोनों की अपनी अपनी राय है। कल को देखिए, कल को हमें रिग्रेट न करना पड़े, कल को हमें रिग्रेट न करना पड़े कि हमने अपने हाथ कटा लिए। मेरा सिर्फ यही कहना कि आपको पूंजी चाहिए। कुल मिलाकर मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आकाश जी की अपनी राय है और पीयूष जी की अपनी राय है, कुल मिलाकर भारत को अगर अमेरिका के लिए या विश्व भर के लिए वो ओपन मार्केट खोलता है तो अपने आप को मजबूती के साथ पेश भी करना होगा। मेरे पास वक्त कम है, माफी के साथ में मैं पीयूष जी माफी चाहती हूँ, वक्त बहुत कम है। हम दोबारा जरूर बैठेंगे इस विषय पे, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो हमारे और आपकी विकास से जुड़ा हुआ विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, बहुत महत्वपूर्ण राय यहाँ पर रखने के लिए। क्योंकि वक्त कम है, मुझे ये डिबेट यहीं खत्म करना होगा, लेकिन चलते चलते खास तौर पर जिस चर्चा को लेकर हम आए थे, क्यों हम कह रहे हैं कि भारत एक बड़ा ग्राहक बन गया है, उसे समझने के लिए चलते चलते इस रिपोर्ट पर एक नजर जरूर डाल लीजिएगा।
अमेरिका ने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि भारत को उसका हर हक मिलेगा। आने वाले दिनों में सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की सक्रिय भूमिका होगी। इसे चीन पाकिस्तान को एक साफ और कड़ा संदेश माना जा रहा है। इसी के तहत अमेरिका ने एनएसडी में भारतीय सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया और यूएनओ के स्थायी सदस्य बनने के दावे का भी समर्थन कर रहा है। अमेरिका ने भारत के 35 सदस्यीय मिसाइल ट्रेनिंग कंट्रोल रिजीम में शामिल होने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। साथ ही कहा है कि नई दिल्ली ने अप्रसार के प्रति अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है और भारत की सदस्यता से विध्वंसक परमाणु हथियारों अंतर्राष्ट्रीय अप्रसार को मजबूती मिलेगी। इससे चीन और पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है, लेकिन अमेरिका की ये सौगात मुफ्त नहीं है। अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत और स्थिर हालत में है। पिछली सरकारों की तुलना में मोदी सरकार ने संदेश को स्थापित किया है कि भारत एक पिछलग्गू देश नहीं बल्कि विशाल बाजार है और भारत की आवश्यकता पूरी दुनिया को है। इसे बताने और जताने में मोदी सरकार की नीतियों की बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्व में दिए अपने एक बयान में अमेरिका सहित सभी विकसित देशों को साफ साफ कहा भी था कि भारत एक विशाल बाजार है और यहाँ के लोगों में क्रय शक्ति है। अमेरिकी सरकार और वहाँ के उद्योगपति भी बखूबी जानते हैं कि उन्हें अपने उत्पादों के लिए भारत से बेहतर और विशाल बाजार नहीं मिल सकता। अमेरिका भी जानता है कि भारतीयों में खरीदने की शक्ति के साथ ही ऊर्जा से भरा दिमाग भी है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था में 30 लाख भारतीयों का अहम योगदान है। इसके साथ ही नासा में भी भारतीयों ने अपना परचम लहराया है। भारतीय कंपनी टाटा ने जगुआर जैसी बड़ी कंपनी को खरीदा। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं कि भारतीय कंपनियां या भारतीय मूल के लोगों ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा सहित कई देशों में चल रही कंपनियां खरीदी और उनका अधिग्रहण किया। जाहिर है कि दुनिया का दरोगा देश अमेरिका भी जानता है कि अमेरिकियों को जीने के लिए भारत एक बड़ी आवश्यकता है और उसकी संपन्नता के लिए 125 करोड़ की विशाल जनसंख्या वाले भारतीय बाजार के बिना ये नामुमकिन है। अमेरिका के इस कदम से चीन की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचना तय है, क्योंकि एनएसजी पर ड्रैगन की भारत विरोधी नीतियों को पूरी दुनिया ने देखा है। जबकि भारत ने परमाणु तकनीक का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया, जबकि पाक और चीन ऐसा करते रहे हैं। मोदी सरकार भी चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार को लेकर चीन के नकली और हानिकारक सामानों पर प्रतिबंध लगाने से नहीं हिचक रही है। इसके साथ ही अमेरिका को चीन के खिलाफ साउथ चाइना से भी भारत के सैन्य और कूटनीतिक मदद की आवश्यकता है, क्योंकि चीन के दबदबे वाले साउथ चाइना सी में वे भारत के दबदबे वाले हिंद महासागर में भारत की मदद के बिना बहुत कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि चीन के बिगड़ैल रवैये से इस मामले को तीसरे विश्व युद्ध की आहट माना जा रहा है। क्योंकि अमेरिका जानता है कि भारत के बिना न तो मध्य एशिया में शांति आ सकती है और न ही साम्यवादी तानाशाही और आतंकवाद पर ही काबू पाया जा सकता है। ऐसे में लोकतंत्र की पूजा करने वाले अमेरिका भारत की दोस्ती, समय और भविष्य की आवश्यकता है। कुमार मयंक, सुदर्शन न्यूज।